चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के जैकबपुरा में आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 645वीं बाघ प्रकट दिवस मनाया गया, जहां पे पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावता, गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद और भाजपा नेता नवीन गोयल मौजूद रहे। वहीं प्रकट दिवस के आसपास इलाके के लोग भी पहुंचे, जहां पर पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावता बहुत जल्द जैकबपुरा में एक वाल्मीकि चौपाल का शिलान्यास करवाने का आश्वासन दिया और कहा कि बहुत जल्द इस रविदास मंदिर के साथ साथ एक वाल्मीकि चौपाल भी जैकबपुरा के आसपास के लोगों को दी जाएगी। इस मौके पर पहुंचे भाजपा नेता नवीन गोयल ने भी लोगों के सामने ये बात रखी कि वाल्मीकि चौपाल में जो भी सहयोग नवीन गोयल की ओर से हो सकेगा वो किया जाएगा। साथ ही हरियाणा सरकार, गुरुग्राम के नगर निगम मेयर पहले से ही ये मन बना चुके हैं कि इस चौपाल को जल्द से जल्द बनाया जा सके। पहले सभी प्रदेशवासियों को संत रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और संत गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करता हूं। मैं सबसे पहले तो हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे श्री आदरणीय राव इंद्रजीत साहब का और मेयर मैडम का धन्यवाद करना चाहता हूं। जी हाँ, हम बैठे हैं, यहाँ एक प्राचीन मंदिर था और उसका अत्याधुनिक भवन के द्वारा एक भवन के रूप में निर्माण किया जा रहा है और उसकी राशि भी मेयर साहिबा ने बताई 2 करोड़ 32 लाख रुपए, जो कि बड़ी एक अच्छी अमाउंट है। और यहाँ पर एसी हॉल बनाया जा रहा है। और देखिए, आज एक संत की जयंती का कार्यक्रम है, हमारे जरावता जी विधायक जी भी बैठे थे, मेयर साहिबा बैठी हैं, तो कोई उनकी अच्छी सौगात हमें मांगनी चाहिए। तो मैं तो इस मंच के माध्यम से मांगा भी है और ये ज़रूरत भी है। इसी जहाँ पे हम यहाँ बैठे हैं, इसी के सामने नई बस्ती में भगवान वाल्मीकि जी चौपाल के नाम से, देखिए ये जो स्थान होते हैं सभी के काम आते हैं, 36 बिरादरी के काम आते हैं, सभी अपने सुख दुख में, क्योंकि गुरुग्राम की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, गुरुग्राम के अंदर गरीब लोग भी बहुत रहते हैं। इस तरह के भवनों का, इस तरह की बिल्डिंग्स का यूज सभी बिरादरियों के लिए होता है। और जो स्वामी गुरु रविदास जी ने सामाजिक समरसता का उदाहरण दिया था, तो इस सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर आई है, तो हमारे जो महापुरुष हैं और सभी की जयंतियां हरियाणा सरकार की तरफ से मनाई जाती है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में फैसला लिया था कि गुरु रविदास जी की जयंती हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की हो, चाहे भगवान वाल्मीकि जी की हो, चाहे सदगुरु कबीर साहब की हो, सभी जयंतियां सरकारी खर्चे पे, सरकारी तौर पर सरकार के लोग, सरकार के नुमाइंदे जनता के साथ, समाज के साथ मिलकर मनाएंगे और उनको अपने सुमन अर्पित करेंगे। तो वहीं रॉयल पब्लिक स्कूल में सरकार की तरफ से अटल टिंकरिंग लैब खोली गई है। गुरुग्राम जिले के 50 स्कूलों में अटल लैब खोली गई है। इस लैब में बच्चों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की शिक्षा मिलेगी। अटल लैब में बच्चों को प्रैक्टिकल शिक्षा भी दी जाएगी। अटल लैब में IR सेंसर से लेकर 3D प्रिंटर्स और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स भी मौजूद होंगे। स्कूल के लैब में मौजूद अत्याधुनिक उपकरण होंगे। अटल टिंकरिंग लैब में विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित के विभिन्न पहलुओं को समझाने के साथ साथ उपकरणों का इस्तेमाल करके कुछ नया करने का अवसर भी मिलेगा। अटल लैब में IR सेंसर से लेकर 3D प्रिंटर्स और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स जैसे अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध होंगे। बेसिकली जो ATL लैब हमारे स्कूल में है सर, इससे जो बच्चा साइंस में है, इंटरेस्टेड है, बेसिकली जो आइडियाज़ को जनरेट करता है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि सर कई बार अगर इंडियन फैमिलीज़ में देखें तो कई बार बच्चे फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं होते, बट क्रिएटिव होते हैं, सो उनको फाइनेंशियली एड नहीं मिल पाती, जिस वजह से वो अपने आइडियाज़ को वहीं पर बंद कर देते हैं। लेकिन अगर ATL लैब है तो यहाँ पे आपको सब कुछ जो फ्री में अवेलेबल है, बस आपको अपने आइडियाज़ को लाना है और यहाँ पे सब कुछ ज्वाइन करना है जो भी आप चाहते हैं। अपने आइडियाज़ को आप एक फिजिकल आप उसको एक फिजिकल शेप दे सकते हैं। तो ATL लैब कहीं ना कहीं बच्चों के लिए काफ़ी सपोर्टिव है। एंड सर ये जो यहाँ पे ATL लैब में ज़रूरी नहीं कि आप आर्ट्स के बच्चे हो या आप साइंस के बच्चे हो, आप कॉमर्स के भी हो सकते हैं, आप आर्ट्स के भी हो सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आप टॉपर ही होने चाहिए या फिर आप एवरेज होने चाहिए, आप में सिर्फ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। एंड देन ATL लैब आप सभी के लिए। ये सर अटल टिंकरिंग मिशन के तहत AIM के मिशन है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नीति आयोग का प्रोजेक्ट है। और ये बच्चों को मोटिवेट करने के लिए है, उनकी साइंटिफिक स्किल को, इनोवेटिव स्किल को और उनकी जो डे टू डे लाइफ है उसमें उसकी साइंस की डेवलपमेंट के लिए है कि उनके माइंड में ये आए कि जो साइंस है वो हमारी कैसे हेल्प करती है। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, थ्रू आउट इंडिया है ये। और इसमें बच्चे शुरू से लेके प्राइमरी के बच्चों को भी सिखा सकते हैं और हम 12th क्लास तक
बच्चों को ये यानी कि डेली लाइफ में, जैसे कि यानी कि ये पार्किंग सिग्नल है और ये पार्किंग लाइट है और ये डोर क्लोजर ऑटोमेटिक, इस तरह के हैं और सो मनी डिवाइसेस हैं इस तरह की, उसके बारे में बच्चे को साइंटिफिक नॉलेज होती है। तो गुरुग्राम में 4 युवाओं को सेल्फी लेना भारी पड़ गया और अपनी जान गंवानी पड़ी है। बसई रेलवे स्टेशन पर युवक सेल्फी विद द ट्रेन के लिए आए थे, जहां पर आती ट्रेन की जानकारी मिलने के बावजूद भी ट्रैक से नहीं हटे। सेल्फी लेते हुए चारों ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे चारों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इनमें से एक युवक गुरुग्राम का भी रहने वाला है। ट्रेन के साथ सेल्फी लेना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देवीलाल कॉलोनी के रहने वाले चारों युवक, जो कि गहरे दोस्त भी थे, मंगलवार शाम 5:15 बजे बसई धनकोट रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे। जैसे ही गुरुग्राम से अजमेर की तरफ जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के साथ सेल्फी लेने का वो खतरा मोल ले रहे थे। इसी खतरे के चलते चारों युवक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हुई। हादसा इतना खौफनाक था कि चारों युवकों के चीथड़े रेलवे लाइन पर करीब 500 मीटर दूर तक बिखर गए। ये घटना में पता है, पर शाम को हमें पता लगा 6 बजे का आसपास, 6 बजे का आसपास तो उनका ट्रेन का आगे एक्सीडेंट हुआ उनका। अच्छा, तो क्या काम करते थे? वो तो बच्चा ही था, थोड़ा बहुत काम कर लेता, मन में आग बनना नहीं, घर पे रहता था, तब तो थोड़ा बहुत मजदूरी काम कर लेता कभी कभी। तो हमने 5 बजे के आसपास ही हमारे एस2 साहब के पास फ़ोन आया था। एस2 साहब के पास फ़ोन आया था भी रेल से 4 बच्चों का 4 बच्चे का इंसिडेंट हो गया है। जो इस सूचना पर हम यहाँ आए, ठीक है, जो फिर पता चला कि भाई 4 बच्चे कट गए, तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी ये पता नहीं चला अभी इंसिडेंट का कारण क्या था। तो बजट से उद्योग से लेकर रियल एस्टेट के साथ साथ आम लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। अब रियल एस्टेट से जुड़े लोगों ने सरकार से यह डिमांड की है कि मिडिल परिवार के लिए फायदा देने के लिए होम लोन में कुछ रियायत जरूर दी जाए। इसके अलावा स्टॉप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में भी कमी लाई जाए। देखो, हरियाणा का जो बजट है, चूंकि गुड़गांव यहाँ का मेन रेवेन्यू देने वाला शहर है, तो इसको विशेष तौर पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। खास तौर पर यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम बार बार कहते रहे, रोडों पर जितना काम होगा उतना उस शहर के लिए, इस शहर के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, मेट्रो का जो विषय है उसका विशेष प्रावधान इस बजट में हम डालें, कारण कि पिछले 10 साल से मेट्रो को लेके कंटिन्यू पेंडेंसी चल रही है। तीसरा, एक RRTS करके प्रोजेक्ट है जो करीब 3 साल से हमारा पेंडिंग चल रहा है, उसमें बजट एलोकेट होना है। नेचुरली उसमें स्टेट गवर्नमेंट का शेयर जाना है और सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर जाना है। तो मैं गवर्नमेंट से जरूर अपील करूंगा कि RRTS को जितना जल्दी हो आप स्टार्ट करें, क्योंकि उसका सब कुछ रेडी है, सिर्फ चूंकि बजट एलोकेट नहीं हुआ है उसकी वजह से वो पेंडिंग चल रहा है। एक बड़ी अहम बात खास तौर पर गुड़गांव के लिए, कि हमें ग्रीनरी को लेकर अक्सर लोगों को शिकायत है। तो सिटी फॉरेस्ट करके हमारे यहाँ 1-2 बार पहले प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश की गई, पर वो अब तक सफल नहीं हो पाया। तो सिटी फॉरेस्ट पर विशेष रूप से हमें काम करना होगा हर सेक्टर में। जितनी भी हमारे यहाँ तो प्रकृति की तरफ से अपार संभावना है, चारों तरफ अरावली से घिरा हुआ है पूरा शहर। तो सिटी फॉरेस्ट के तौर पर अरावलीज की जो पर्वतमालाएं हैं उसको जल्द से जल्द डेवलप करें। पीछे करीब 2500 एकड़ में पिछले बार राव नरवीर उस टाइम मंत्री होते थे, तो उन्होंने अनाउंस भी किया था, पर वो प्रोजेक्ट भी फिर इधर में लटक गया। तो मैं चाहूंगा कि गुड़गांव शहर को ध्यान रखते हुए इस बार हरियाणा सरकार मेट्रो पर, RRTS पर और जितने पेंडिंग रोड हैं, खास तौर पर 24 मीटर कनेक्टिंग इंटरनल रोड नए सेक्टर गुड़गांव के पेंडिंग है वो, और सिटी फॉरेस्ट पर जरूर काम करें। तो हमें उम्मीद है इन पर जरूर इस बजट में सरकार अपना प्रावधान डालेगी। रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो जितने भी रियल एस्टेट में ट्रेडर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं, उनकी सबसे पहली डिमांड ये है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर जो GST है, जो 12% जाता है, उसको डिडक्ट करके 5% पर एज ए रेजिडेंशियल के बराबर लेकर आया जाए। दूसरा मेन पॉइंट है जो स्टैंप ड्यूटी और जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है। इस टाइम पे पेंडेमिक जो सिचुएशन थी, इस टाइम पे उन इन्वेस्टर्स को उस चीज़ में कुछ रिलीफ दिया जाए, जिसके अंदर मार्केट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम गवर्नमेंट को और बैंक्स को एज ए ट्रांजैक्शन के तौर पर बेनिफिट हो सके। थर्ड जो मेन पॉइंट है वो सबसे बड़ा ये है कि जो मार्केट के अंदर जो मिडिल क्लास जो सैलरीड लोग जो हैं, उनको होम लोन के ऊपर बेनिफिट दिया जाए, जिसके अंदर बैंकर्स का और गवर्नमेंट का मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो सके और मैक्सिमम उनको प्रॉपर्टी के अंदर ट्रांजैक्शंस हो सके।
तो वहीं हरियाणा में पेश होने वाले आगामी बजट से उद्योगपतियों को भी बेहद उम्मीदें हैं, क्योंकि उद्योगपतियों की तरफ से यह सरकार से मांग की गई है कि बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखा जाए। तो वहीं आईएमटी मानेसर में सेक्टर 37 गुरुग्राम के बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहां पर मेट्रो कनेक्टिविटी को भी जल्द शुरू किया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से पहले पेशकश की गई थी कि इन औद्योगिक क्षेत्रों तक मेट्रो जाएगी, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ है और इसलिए उनकी मांग यह है कि जल्द से जल्द इस पर काम शुरू किया जाए। उद्योगपतियों के लिए ये एक बड़ी राहत होगी। केंद्र सरकार के बजट के बाद अब हरियाणा सरकार का जो बजट है वो पेश होने वाला है और इसी के चलते हम बात करें औद्योगिक नगरी में जो लोग हैं उनको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं या फिर सरकार से क्या सुझाव देना चाहते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हैं औद्योगिक नगरी आईएमटी मानेसर और कुछ उद्योगपति मेरे साथ हैं, उन्हीं से मैं बात करूंगा। सर, किस तरीके का बजट आप मानते हैं कि जो हरियाणा सरकार अब बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीदें हैं उस बजट से या क्या सुझाव देना चाहते हैं? मैं पहले तो अपना तारुफ दे दूं। मेरा नाम राजेश गुप्ता, मैं वाइस प्रेसिडेंट मानेसर इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन से हूं। देखिए, उद्योग को हरियाणा सरकार से बहुत उम्मीद है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से एमएसएमई उद्योग जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है एंड बिजनेस बहुत चले नहीं है, लोगों के बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उद्योग को। हमें सरकार को इस बजट में अभी आजकल एक सबसे ज़्यादा बातचीत चल रही है रोज़गार युवाओं को देने की। रोज़गार युवाओं को बिज़नेस बढ़ाने से दिया जा सकता है। तो मेरा और उद्योग का ये मानना था कि सरकार अगर इस बजट के अंदर उद्योगों को कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करे, जैसे जीएसटी के अंदर कुछ एग्जम्पशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिला जुला है, लेकिन उसमें स्टेट गवर्नमेंट कई बार दे सकती है कुछ एग्जम्पशन किसी एक परसेंटेज की, जैसा हिमाचल वगैरह में है। ज़मीन का है एक मुद्दा। ज़मीन सरकार को चाहिए कि उद्योगों को सस्ती प्रोवाइड करवाए, किश्तों के ऊपर प्रोवाइड करवाए, लंबी किश्तों पे करवाए। कारण कि काफ़ी समय से पिछले 2 साल में उद्योग ना चलने से एमएसएमई फाइनेंशियल क्रंच के अंदर बैठा हुआ है। तो इस क्रंच को निकालने के लिए उद्योग को बिज़नेस बढ़ाना है। बिज़नेस बढ़ाने के लिए ज़मीन की भी ज़रूरत है, बिज़नेस के लिए फाइनेंस की भी ज़रूरत है, जो स्टेट गवर्नमेंट कम इंटरेस्ट के ऊपर मुहैया करवा सकती है या कुछ गारंटीज वगैरह दे के बैंक्स को उसके साथ मुहैया करवा सकती है, जिससे कि उद्योग और ज़्यादा चले। तो कहीं ना कहीं काफ़ी उम्मीदें हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं जो ये बजट आने वाला है, उससे क्या उम्मीदें हैं आप? देखो, मेरा नाम विनोद अग्रवाल है, मैं मानेसर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव में हूँ। और जैसे अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जी ने बताया कि उद्योगों को अगर बढ़ाना है तो उनको इंसेंटिव देने पड़ेंगे। उसके लिए अभी एफएआर का एक नियम बना था कि एफएआर आप 200% कर सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि एफएआर के जो ऑगमेंटेशन चार्जेस हैं वो पूरी तरह से वेव ऑफ करने चाहिए। उसके अलावा अगर कोई आदमी इंडस्ट्री चलाने के लिए कोई प्लॉट परचेज करता है तो उसके लिए जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको भी माफ़ किया जाना चाहिए। पावर टैरिफ के अंदर कुछ रियायतें देनी चाहिए ताकि लोग इंडस्ट्रीज़ की तरफ आगे आएँ और काम शुरू कर सकें। सर, मैं बात करूं, एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है, जिस तरीके से कहा भी जा रहा है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। आपके क्या लगता है कि इस बजट में इसका भी ध्यान रखा जाए? हाँ, युवाओं को रोजगार देने के लिए नो डाउट बढ़ोतरी होनी चाहिए, पर उसके लिए अगेन आपको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और नई फैक्ट्रियाँ आएँ। और नई फैक्ट्रियाँ लाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर जो हमारा मानेसर इंडस्ट्रियल है, इसमें 2 बड़ी बाधाएँ हैं। एक टोल, एक तो तुरंत टोल पर कोई ना कोई समाधान सरकार को तुरंत इस बजट में प्रावधान डालें, उसके लिए कोई विशेष पैकेज दें ताकि टोल को हटाया जाए। दूसरा, मेट्रो की कनेक्टिविटी मानेसर बहुत लंबे टाइम से, बहुत लंबे अरसे से यही मांग चलती आ रही है कि मानेसर को जल्द से जल्द मेट्रो से कनेक्ट किया जाए। उससे नए युवाओं की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, नए यहाँ कारखाने लगेंगे, तो बड़ा नेचुरल है युवाओं के लिए रोज़गार बढ़ेगा। साथ ही साथ सरकार को मैं 1-2 चीज़ें और बताना चाहूँगा कि बिजली को लेके अक्सर औद्योगिक नगरी मानेसर में शिकायतें आती रहती हैं। जनरेटर चलाने पर परमिशन नहीं मिलती क्योंकि वो पॉल्यूशन वाला है। गैस सप्लाई लिमिटेड मिलती है। तो मेरा आग्रह ये ज़रूर है कि बजट में इस बार ये प्रावधान डालें कि बिजली नॉन स्टॉप फुल मात्रा में 24 घंटे मानेसर को मिले। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे साथ थे आईएमटी मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया के कुछ लोग जिन्होंने साफ तौर पे कहा इस बजट से उनको काफ़ी उम्मीदें ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साथ ही साथ सरकार को काफ़ी सुझाव भी उन्होंने दिए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इनके सुझाव पर कितना
गौर फरमाती है। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश सैनी के साथ संजय राठौर, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।